क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का ये तो हो गया शायद, वो वाला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11.4, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? यहाँ पे हमारे पास हीटर एक ही है, तो पहले केस में कह रहा है कि जब हीटर के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट अप्लाई करते हैं या लगाते हैं तो धारा 4 एम्पियर की बहती है। तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, वी की जगह 60 लिख देंगे, आई हमको पता है 4 लिख देंगे, और आर हमको पता नहीं है तो आर को ऐसे छोड़ देंगे। दोबारा कहता है कि वो विभव को हमने 120 वोल्ट कर दिया, तो वी की जगह 120 लिख दो। अब जब 120 वोल्ट करेगा तो धारा हमको पता नहीं, बताया ही नहीं धारा तब कितनी बहती है, पूछा हुआ, तो आई की जगह आई लिख देंगे, आर की जगह आर ही रहेंगे क्योंकि आर के बारे में कुछ बताया नहीं। 200 समीकरण बन जाएंगे। अब इसमें एक समीकरण ये बनेगा, ये वाला, और एक समीकरण ये वाला बनेगा। समझ गए? तो या तो अब यहाँ से समीकरण 1 से आर का मान निकालो और समीकरण 2 में रख दोगे आर का मान, तो आई का मान खट्टा से निकल आएगा कि नहीं? यहाँ से आर का मान निकालेंगे 15 आएगा, 4 का भाग 60 में देंगे तो फिर इस आर का मान यहाँ पे 4 रख देंगे, 15 रख देंगे सारे, तो 15 इधर भाग दोगे 120 में तो 8 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आई बात? ये कहानी दोनों केस में आर समान होगा। क्यों? यहाँ ये लिख दिया हमने, चूंकि हीटर दोनों स्थिति में एक ही है, अतः प्रतिरोध दोनों स्थिति में समान होगा। समझ गए? तो यहाँ पे प्रतिरोध दोनों स्थिति में समान है, लेकिन धाराएं बदल गई, विभव बदला तो धारा बदल गई। समझ गए? 11.5 में कह रहा है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर हो तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? सारणी 11.2 का उपयोग करके पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक तार है, उस तार में प्रतिरोध होगा, उस तार का प्रतिरोध हमको दिया है कितना? 26 ओम। ठीक है, इस तरीके से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तार एक्चुअल में तो ऐसे ही होगा, इस तरीके का। उसकी लंबाई कितनी होगी? एल कितनी होगी? 1 मीटर, ये वाली लंबाई। समझ गए? उसका जो व्यास होगा डी, ये उसकी वैल्यू कितनी है डी की? ये वाली डी की वैल्यू है ये वाली, ये 0.3 mm। समझ गए? ये डी की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ, डी इक्वल टू 0.3 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। 10⁻³ में गुणा करना पड़ता है मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। रो का मान पूछा है, आर का मान दिया है, डी का मान दिया। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर तो पता है, एल पता है, लेकिन ए नहीं पता, लेकिन उसकी जगह पर डी दे दिया उसने। डी से हम ए निकाल लेंगे। डी क्या होता है? व्यास। तो डी से हम डी होता है व्यास, व्यास से हम एरिया, ये वाला अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए इक्वल टू होता पाई आर स्क्वायर। आर की जगह d/2 लिख दोगे, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का जस्ट आधा होती है, तो ए इक्वल टू पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे, तो हमारा एक डी के रूप में भी फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे डी की जगह डी रख दो, एल ए रो की जगह तो कुछ नहीं लिख सकते, निकालना है। आर की जगह 26 लिख दिया, एल की जगह 1 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, डी की जगह 0.3 गुणे 10⁻³ लिख दिया, और बटे 2 है तो 2, अब पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ये सॉल्व किया हमने। सबका अपना अपना सॉल्व करने का तरीका होगा। फाइनली रो इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁶
इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान देना, ओम इंटू मीटर होता है, मात्रक रट लेना, ठीक है। हालांकि मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे तो ज्यादा बेहतर है ये वाला, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है उसमें मीटर का गुणा कर दो तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बन जाता है, ठीक है। अभी हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करेंगे ये कौन सी धातु है विशिष्ट प्रतिरोध के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल पे जाते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला है कि 11.2 वाली सारणी देखो और उसमें बताओ कि कौन सी धातु है। 20 सेंटीग्रेड की सारणी दी गई है, इसलिए क्वेश्चन में 20 सेंटीग्रेड बोला है, ठीक है। बेसिक 20 सेंटीग्रेड का यूज कहाँ है, इस टेबल को देखने में। यहाँ पे देखोगे तो मैग्नीज का है 1.84 बटे 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, मात्रक ऊपर लिखा हुआ है ओम इंटू मीटर, ठीक है, टेबल के ऊपर पदार्थ के सामने। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीज पता अत- अतः सारणी 11.2 के, या ऐसे लिख दो, 2 के अनुसार यह मैग्नीज धातु है। यही तो पूछा है, क्यों। तो 11.2 सारणी के अनुसार ये मैग्नीज धातु हो जाएगी, खत्म कहानी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ की की दिए दिए गए पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा एल है शायद ये, एल मीटर लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम। इसी पदार्थ के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है और मोटाई 2a है। इस देख लो, इसमें तार 1 ये हो गया, तार 2 ये हो गया। तार 1 के लिए फार्मूला R=ρL/A से हम अप्लाई करेंगे, R1=ρ1L1/A1, 1 है तो सब में 1 1 लगा दिया। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे कहो तो मैं लिख देता हूँ, R1 की वैल्यू 4 है, L1 की वैल्यू L है और A1 की वैल्यू A है, ठीक है। और रो 1 मेरे को पता नहीं, तो जो नहीं पता उसको एज इट इज रहने देंगे। तो R1 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 4। रो वन नहीं पता है, L1 की जगह L लिख दिया, दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। A1 की वैल्यू मेरा दिया हुआ A। फिर तार 2 के लिए अप्लाई करेंगे, तार में जितने सब में 2 2 लगा देंगे, R2 रो 2 L2/2, नीचे छोटा से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ध्यान देना, R2 जो होगा मेरा, R2 जो होगा वो हम मुझे पता ही नहीं है, निकालना। रो 2 तो पता ही नहीं, रे 2 ऐसे लिख देंगे। और L2 जो मेरा है वो है L/2 और A2 जो है मेरा ये कितना है 2a, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा, यहाँ तो मैं कहो तो लिख दूँ, ये वाला तुम्हारा A2 है और ये तुम्हारा L2 है, ये वाला तुम्हारा L1 है और ये तुम्हारा R1 है, ठीक है। यहाँ आपका R2 मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज अप्लाई करोगे, R2=√2L2/A2, वैल्यू रख दो। R2 मुझे पता नहीं, रो 2 पता नहीं, लेकिन L2 पता है, L2 की वैल्यू L/2 है और A2 की वैल्यू 2a है, इसको हर रख देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो R2=√2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा गुणे में, तो L/4a हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 1/2 कर दिया, तो इधर बाएं साइड में 4/R2 आ जाएगा ये वाला। फिर दाहिने साइड में रो 1 L/A, रो 1 L/A बटे में रो 2 L/4a, रो 2 L/4a, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा और
तो बचेगा क्या, रो वन बटे रो टू बचेगा, और ये वाला 4 ऊपर गुणे में चला जाएगा 4 बजे। लेकिन हमारे पास हमको पता होता है दोनों तार एक ही पदार्थ से बने हैं, अतः रो वन इक्वल टू रो टू हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध तो हमेशा सेम होगा अगर पदार्थ सेम है तो 4/R2 इक्वल टू रो वन, और रो टू की जगह में रो वन ही लिख देंगे यहाँ से, तो दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू इंटू में 4 बचेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, खत्म कहानी। इसमें क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसमें क्या है, जब इसको लिखना तो लिख देना सूत्र R इक्वल टू रो एल बाई ए के अनुसार R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ए पार्ट में, बी पार्ट में R इक्वल टू रो नहीं एल अपान सॉरी 1 अपान में ए हो जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरे पार्ट में क्या है कि इसको इस तरीके से लिख देना, चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, समझ गए। अगर पदार्थ अलग अलग होंगे तो उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, भले एल और ए समान रहे, समझ गए। हेलो, ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इतना करा देते हैं। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इसमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटे तार में यहाँ स्टार्टिंग से भर लो, एक तार पतला है एक मोटा है, जो मोटा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, तो पतला होगा उसका एरिया कम होगा, तो प्रश्नानुसार A1 इज लेस देन A2। तो प्रतिरोध का क्या होगा, जिसका एरिया कम होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। अब इसको भाषा के रूप में लिखना है, आंसर तुमको ये लिखना है, मोटे तार में धारा आसानी से प्रवाहित होगी। पहली बात ये पूछा है किसमें प्रवाहित होगी, तो मोटे तार में, एक पार्ट तो आंसर ये हो गया। अगला पार्ट पूछा क्यों, तो क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और कम प्रतिरोध वाले तार में धारा आसानी से प्रवाहित होती है, समझ गए। कुछ बात समझ में आई। हेलो।